Dear viewers, you are welcome to the channel once again. And today, in this video session, we will going to discuss about exemption of stamp duty and stamp duty में छूट। और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने एक भारी स्टाम्प में छूट करने का प्रावधान किया है और उन्होंने एक ऐसे बिल को कैबिनेट में पास कराया और उसके बाद इसको गजट में प्रकाशित करके इसका इनेक्टमेंट किया और ये 18 जून 2022 से प्रभावी है। 18/6/2022 से इसको पूरे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया है और ये बेसिकली अभी 6 माह के लिए इसको लागू किया गया है और 6 माह में आप मान के चलिए कि दिसंबर यानी 17 दिसंबर 2022 तक अभी ये प्रभावी है। इसके बाद गवर्नमेंट इस पर समीक्षा करेगी, इसके लाभ हानि देखेगी, उसके बाद इसका समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, वो एक अलग विषय है। सस्पेंस बना हुआ है। कई लोग कहते हैं कि 5,000 में पूरा गिफ्ट डीड 5,000 की स्टाम्प ड्यूटी पर कराई जा सकती है, कई लोग कहते हैं कि 6,000 की स्टाम्प ड्यूटी पर, लेकिन ये पूर्णतः दोनों ही बात सही नहीं है। इसको हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, छोटे से वीडियो के अंदर, तो आप पेशेंस रखिए। देखिए दोस्तों, आगे बढ़े इससे पहले गिफ्ट डीड और सेल डीड पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली दोनों से ही भूमि का ट्रांसफर होता है, गिफ्ट डीड से भी और सेल डीड से भी, दोनों से दाखिल खारिज करा करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री हो जाती है जिसके हक में वो डीड की जाती है। दूसरे इनमें समानता ये है कि इनका दोनों का ही खर्च यानी स्टाम्प ड्यूटी सेल डीड और गिफ्ट डीड में बराबर लगती है और जो फीस है, जो निबंधन शुल्क है, वो भी दोनों में सेम लगता है, 1% दोनों की रसीद कटती है। अंतर है तो केवल इतना है कि विक्रय पत्र में यानी सेल डीड में जो प्रतिफल होता है वो लिखा जाता है और आपस में लेन देन उसका होता है विक्रय मूल्य का, किंतु गिफ्ट डीड में प्रतिफल शून्य होता है। लेजिस्लेशन ने कैबिनेट में जो बिल पास किया, बेसिकली जो हमारा भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899 है, उसकी सेक्शन 9 के सब क्लोज 1 में प्रावधान दिया गया है कि गवर्नमेंट इसमें चेंज या अमेंडमेंट कर सकती है। तो इसी सेक्शन की पावर का यूज करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने अधिसूचना जारी की, सर्कुलर जारी किया 18 जून 2022 को। तो देखिए ये क्या कहता है, इसको हम फेयर रीडिंग कर लेते हैं। इसमें लिखा है, ऐसा दान विलेख जिसके द्वारा दाता अचल संपत्ति का अंतरण परिवार के सदस्यों, पिता, माता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री या पुत्रवधू, दामाद, सगा भाई या सगी बहन या पुत्र का पुत्र या पुत्री या पुत्री का पुत्र और पुत्री के पक्ष में करता है तो उसे मैक्सिमम 5,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होगी ऐसे गिफ्ट डीड लिखने के लिए। बहुत स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कौन से रिलेटिव ऐसे हैं जिनके हक में ये गिफ्ट डीड की जा सकती है। तो देखिए, यदि टेन्योर होल्डर कोई पुरुष है तो किसको कर सकता है? माता को कर सकता है, पिता को कर सकता है, पत्नी को कर सकता है, पुत्र को कर सकता है, पुत्री को कर सकता है या पुत्र वधू। देखिए मैंने एक बात कही कि यहाँ जो है ब्लड रिलेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पत्नी ब्लड रिलेटिव नहीं होती। इसी प्रकार से दामाद आता है, दामाद भी ब्लड रिलेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ स्पेसिफिक करके उन रिलेटिव के नाम दिए गए हैं। सगे भाई को कर सकता है, सगी बहन को कर सकता है और इसके बाद वो पुत्र के पुत्र या पुत्र की पुत्री, ये कहलाएंगे पुत्र या पौत्री को, यानी ये टेन्योर होल्डर अपने पुत्र के पुत्र को या अपने पुत्र की पुत्री को भी कर सकता है। और दूसरा, ये पुत्री के पुत्र को भी कर सकता है और पुत्री के पुत्री को भी कर सकता है, यानी ये हो जाएंगे नाना देवते, यानी देवते और देवती के हक में भी इस प्रकार के गिफ्ट को कर सकता है। ये तो था मेल यानी पुरुष टेन्योर होल्डर। और कोई महिला टेन्योर होल्डर है तो महिला किसको कर सकती है? महिला भी इन सबको कर सकती है और बस पत्नी के बजाय यहाँ सब एक पति जुड़ जाएगा, यानी वो पति को कर सकती है और बाकी इन सबको, पिता को, माता को, दामाद, पुत्री, पुत्र, इन सबको ये महिला टेन्योर होल्डर भी गिफ्ट डीड कर सकती है। उसको भी 5,000 रुपए का जो मैक्सिमम स्टाम्प ड्यूटी ही देनी होगी। तो ये तो आ जाती है बात स्टाम्प ड्यूटी की। अब देखिए, अब यहाँ आता है एक इंपॉर्टेंट बात, रसीद, निबंधन शुल्क कितना देना होगा। तो निबंधन शुल्क में यहाँ बहुत कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में बना हुआ है। वो क्या है? क्योंकि कंफ्यूजन का एक कारण ये भी है क्योंकि इस सर्कुलर में निबंधन शुल्क का, उस रसीद की फीस का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी निबंधन शुल्क उसी प्रकार से होगा, यानी जो कलेक्टर के द्वारा
सर्किल रेट लिस्ट जारी की गई होती है, उसके हिसाब से जो मालियत, जो वैल्यूएशन उस अचल प्रॉपर्टी की आती है, उस प्रॉपर्टी का 1% स्टाम्प ड्यूटी पहले भी दी जाती थी और वो आज भी एज इट इज 1% ही स्टाम्प ड्यूटी दी जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक मेरे यहाँ 2 भाई, सगे भाई आए, तो उनमें से बड़े भाई की पत्नी के नाम एक मकान का बैनामा था, तो उनमें आपस में सेटलमेंट हुआ और गवर्नमेंट ने भी सेटलमेंट इसी प्रकार के मामले को देख करके ये कानून लेकर के आए हैं। उसने उसको जो आपस में फैसला था, जो मकान भाभी के नाम था वो छोटे भाई के हिस्से में आ गया, तो उसका बैनामे में यस गिफ्ट डीड में बहुत पैसे लगेंगे। लेकिन अब उन्होंने दिमाग चलाया और उन्होंने क्या कहा, क्योंकि पत्नी, कोई भी महिला अपने देवर के नाम तो कर नहीं सकती, यानी अपने भाई के छोटे भाई, अपने पति के भाई के नाम तो वो गिफ्ट डीड कर नहीं सकती, वो रिलेटिव यहाँ नहीं आता। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि पहले तो उसने अपनी पत्नी से अपने नाम गिफ्ट डीड कराई, यानी पति के है, और फिर उसने अपने छोटे भाई को गिफ्ट कर दिया जब प्रॉपर्टी उसके नाम होगी। तो इस प्रकार से लोग जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आज गवर्नमेंट का मतलब ये था कि लोग आपसी सेटलमेंट करते हैं, आपसी फैसला करते हैं, तो वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाता, आगे जाके विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, या स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में वो वसीयत लिख देते हैं, और वसीयत, चूंकि वसीयत कर्ता की मृत्यु के बाद सामने आती है, तो इसलिए उसमें भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति हम सदैव बनी रहती है। तीसरा, कई लोग पावर ऑफ अटॉर्नी करते हैं, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी से भी क्योंकि मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता, तो इन सारी बातों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था इसमें लेकर के आए हैं, ताकि जो है मुकदमेबाजी, यानी अदालतों में मुकदमेबाजी कम हो सके।